नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सिंह राजपूत आप सबका अपने इस अलंकार ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो इतिहास विषय को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग स्टोन एज के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति के बारे में हम लोग क्या किए थे, चर्चा किए थे। उसमें हमने आपको बताया भी था कि जो है मानव का जो विकास हुआ था जीवाश्मों के आधार पर, उसको हम लोग कितने भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन करते हैं। ठीक, आज उसी वीडियो की श्रृंखला को, यानी उसी वीडियो के पार्ट को, जो आपका स्टोन एज वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कुछ चीजों पे, इन विषयों पे, जैसे हमने कहा कि आज जो विषय है हमारा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्या, भारतीय इतिहास का विभाजन। यानी जैसे कि अगर भारतीय इतिहास के विभाजन की बात करें हम, तो पहले हमने इसको प्रमाण के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू सोर्स डिवाइड करने का क्या किया है, जो है प्रयास किया है। इसके बाद विकास के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, इसको हमने क्या किया है, डिवाइड करने का प्रयास किया है। साथ ही हम लोग इसको अध्ययन के आधार पर कैसे विभाजित किया गया, ये हम आपको बताएंगे। और अध्ययन के आधार पर इतिहास का जो डेट है, जो तिथि है, वो डेट क्या है, उसके बारे में हम लोग क्या चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहले इन बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हम लोग कुछ बिंदुओं पर क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अब जैसे कि हम बोले थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोन एज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक, स्टोन एज की अगर बात करें तो पूरा का पूरा स्टोन एज जो है वो हमारे हिस्ट्री का क्या है, एक तरीके से पार्ट है। क्या है बेटा, ये हमारा हिस्ट्री का क्या है, पार्ट है। अब इसी हिस्ट्री को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई इति धन हास, इन दो शब्दों से ही मिलकर हमारा जो है क्या है, इतिहास बना हुआ है। इति धन हास के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जाता है कि ये जो इति है, इसका मतलब होता है ऐसा। ठीक, और हास का मतलब होता है निश्चित रूप से। क्या होता है आपका, निश्चित रूप से। ठीक, तो हम इसके संदर्भ में यह कह सकते हैं कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ, जो आपका बताता है, वही क्या है, इतिहास है। इसके बारे में संस्कृत में भी एक चीज कहा गया है, इति है मासीदति यह कथ्यते सह इतिहास। अर्थात ऐसा निश्चित रूप से हुआ जो यह क्या करता है, प्रमाण के आधार पर स्पष्ट करता है या बताता है, वही क्या है, इतिहास है। अगर हम इतिहास के विकास की बात करें तो जैसे आप लोगों ने एक फिल्म आई थी बहुत पहले, आमिर खान की, एक पीके करके फिल्म आई थी, देखा था आप लोगों ने। तो वो क्या है, वो दूसरे ग्रह से क्या होता है, पृथ्वी पे आते हैं। और जैसे एक शिशु, एक बच्चा धरती पे आता है, जिसको कुछ भी पता नहीं होता है, एक नग्नावस्था में क्या होता है, धरती पे आता है, और धरती के वातावरण में आने के बाद वो क्या करता है, वातावरण से बहुत सारी चीजों को सीखता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इतिहास के विकास को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए, जैसे अगर किसी व्यक्ति को यहां से उठाकर किसी ऐसे जगह पे छोड़ दिया जाए, किसी जंगल में छोड़ दिया जाए, जहां पर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सुख सुविधा ना हो, तो उस व्यक्ति का, यानी जिस व्यक्ति को हम जंगल में छोड़े हैं, उस व्यक्ति का जो सबसे प्राइमरी नीड होगा, यानी उसकी जो सबसे प्राथमिक आवश्यकता होगी बेटा, वो होगा क्या, भोजन और पानी। अगर भोजन और पानी उसे नहीं मिलेगा तो वह अपने जीवन को क्या करेगा, बहुत दिन तक अपने जीविका का निर्वाह या जीवन का निर्वाह नहीं कर पाएगा। तो आदमी को जब बहुत ज्यादा प्यास लगता है, बहुत ज्यादा भूख लगता है, तो वो कुछ भी खाने के लिए मजबूर हो जाता है, या कैसा भी पानी पीने के लिए क्या होता है, मजबूर हो जाता है, क्योंकि भाई उससे तो अपने जीवन का रक्षा करना है। तो हमारा इतिहास जो स्टोन एज का आरंभ हुआ, वो खाने और पीने के जंग से शुरू हुआ।
एक हमने आपको जब पृथ्वी पर मानव के विकास वाला जो वीडियो है, जो आज के वीडियो में जो लोग नए हैं वो पहला वीडियो इसका देख लेंगे। उसमें हमने बताया है कि मनुष्य का विकास कपि और बानर जो स्तनधारी थे, उसके बाद कपि और महाकपि जो थे, हमने कहा जो महाकपि थे वो वनों में रह गए और जो कपि थे वो कहां आए, आपके मैदानी एरिया में आ गए, और उन्हीं कपि से क्या हुआ, मनुष्य का विकास हुआ। और हमने आपको यह भी बताया कि सबसे सभ्य कपि जो था वह क्या था, आपका होमो सेपियंस था। कहा जाता है कि जो आधुनिक मानव है वह आधुनिक मानव होमो सेपियंस की ही क्या है, एक तरीके से संतान है। ठीक, तो हमने यहां तक की चीजें तो बताई थी आपको। अब स्टोन एज जब आरंभ होता है, हम आदि मानव की जब बात करते हैं तो उनके परिप्रेक्ष्य में यह कहा जाता है कि ये लोग क्या थे, जंगलों में रहते थे, शिकारियों की भांति रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उन क्या शिकार किए हुए जीवों के कच्चे मांस का क्या करते थे, सेवन करते थे, अर्थात अपनी भूख को मिटाते थे। ठीक, तो यहां से क्या हुआ, जीवन का शुरुआत ऐसे ही हुआ खाने पीने के जंग से। अब देखिए जब मनुष्य के खाने पीने की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, हम देखिए आपको डेवलपमेंट बता रहे हैं, इतिहास का विकास कैसे हुआ वही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप इसको बहुत भली भांति सुनिएगा। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, जब मनुष्य के खाने पीने की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो क्या करता है भाई, तब उसका ध्यान अपने शरीर की तरफ जाता है, यानी तब वो शरीर को ढकने के बारे में सोचता है। ठीक है, पहले क्या, पहले भूख को मिटाना और प्यास को मिटाना आवश्यक होता है। जब तक ये नहीं मिटता तब तक शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो उस समय भी उन लोगों ने बाहरी प्राकृतिक आपदाओं से, ठंड से, गर्म से, बरसात से बचने के लिए जैसे कि वृक्ष के छाल को लपेट लिया, जानवरों के खाल को लपेट लिया, यानी वस्त्र के रूप में उन लोगों ने इन सब चीजों से क्या किया, अपने शरीर को ढका और बचाया। तो यहां दो चीजें हो गई, हमने कहा खाने पीने की भी आवश्यकता पूर्ण हो गई और इसके बाद क्या हुआ भाई, आदमी अपने तन को ढकने लगा। अब जब खाने पीने की आवश्यकता पूर्ण हो गई, तन को ढकने लगा, तो तीसरा जो आपका फेज आता है, तीसरी अवस्था जो आती है वो आती है अपने आप को रखने की व्यवस्था। तो हमको भोजन पानी मिल रहा है, शरीर को ढक रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, आसमानी बारिश से, तेज धूप से, आंधी से, तूफान से बचने के लिए हम अपने शरीर को कहीं छुपाते हैं। तो आदि मानव ने भी क्या किया, उस समय जो भी गुफा थी, कंदराएं थी और वृक्षों का जो आपके क्या थे, खोखले जो छाल होते हैं, जो आपका जिसको हम लोग गांव में खोड़रा कहते हैं, तो बड़े बड़े उसमें क्या करते थे, अपने उसी में वो निवास करते थे, उसी में वो छिपकर अपने शरीर को क्या करते थे, सुरक्षित रखते थे। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं, देखिए खाने पीने के जंग से शुरू हुआ, वस्त्र तक विकास हुआ, वस्त्र के बाद हम रहने तक की स्थितियों में पहुंचे। अब जब मनुष्य रहने लगता है, जब आप खाने पीने को मिल रहा है, वस्त्र की व्यवस्था हो गई और इसके साथ हम अपने शरीर को सुरक्षित कहीं छिपा भी ले रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या खोजते हैं, फिर हम बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है तब वहां से बनता है क्या, समूह। बिना बात किए समूह नहीं बन सकता। मित्रता कैसे होती है, जब तक आपस में बात नहीं करेंगे तब तक मित्रता नहीं हो सकती। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, जब वो अपने शरीर को लोग सुरक्षित रखने लगे तो वो लोग आपस में क्या किए, कम्युनिकेट किए। जब आपस में लोग कम्युनिकेट किए तब क्या बना, उनका समूह बना। यानी मनुष्य खाने पीने के जो है संघर्ष से शुरू किया, वस्त्र तक पहुंचा, वस्त्र आभूषण वस्त्र तक पहुंचा, वस्त्र के बाद अपना वृक्ष के छाल से, जानवरों के खाल से अपने तन को क्या किया, बचाया। इसके बाद क्या हुआ, लोग आपस में कम्युनिकेट किए। जब आपस में कम्युनिकेट किए तो एक समूह बना और समूह ही धीरे धीरे एक समाज में बन गया। धीरे धीरे क्या हुआ, वो समाज में कन्वर्ट हो गया। जब हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल तक आते आते हम ये पढ़ते हैं कि मनुष्य बहुत सारी चीजों से परिचित हो गया था। ग्रामीण बस्तियां बनने लगी थी, पहिए का आविष्कार हो गया था। एक तरीके से क्या हुआ था, ग्रामीण जीवन का आरंभ नव पाषाण काल से क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तब क्या हुआ, जब समूह बनता है तो उसी समूह से क्या होता है, आपका समाज निर्मित होता है। और बेटा जब समाज निर्मित हो जाता है तब व्यक्ति के अंदर आता है क्या,
सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आती है। सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना व्यक्ति के अंदर कब आती है? जब समाज का निर्माण हो जाता है तब। जब तक समाज का निर्माण नहीं होता तब तक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली भावना नहीं आती। भाई अकेले में एक व्यक्ति का क्या सेल्फ रिस्पेक्ट? अगर आप बाथरूम में नहाने जा रहे हैं तो उस समय आपका क्या सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट तो तब होता है जब आप समाज में रहते हैं। और ये समाज वाला जो इतिहास है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो पार्ट है, वो स्टार्ट होता है कहां से? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से। जब हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे महाजनपदों को पढ़ते हैं, 16 महाजनपद है ना हमारा। इसके बाद जब हम गणराज्यों को पढ़ते हैं तो वहां पर पारस्परिक राजाओं का युद्ध होता है अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो यहां से सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना क्या होती है? विकसित होती है। तो ऐसे ही इतिहास का क्या हुआ? विकास हुआ। अब हम क्या करेंगे? एक एक बिंदुओं पर हम लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि हमने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, हमने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे? भारतीय इतिहास के विभाजन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने कहा भाई कि हम क्या करेंगे? प्रमाण के आधार पर इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। किसको करेंगे? प्रमाण के आधार पर इतिहास को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक। अब प्रमाण के इतिहास की अगर बात करें हम लोग, तो यहां पे हमने लिखा है प्रमाण के आधार पर। प्रमाण के आधार पर इतिहास की बात करें तो इसको हम लोग बेटा आपका प्राग ऐतिहासिक काल, और इसके साथ साथ हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और अंत में हम लोग इसको ऐतिहासिक काल में क्या करते हैं? ऐतिहासिक काल, ठीक। यानी प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, और आपका क्या है? ऐतिहासिक काल। हम पहले क्या करते हैं? प्रमाण के आधार पर, इन्हीं तीन स्रोत के आधार पर। स्रोत की अगर हम बात करें, यहां हम प्रमाण की अगर बात करें तो इसी को क्या कहा जाता है? साक्ष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? साक्ष्य कहा जाता है। इसी को आपका क्या कहा जाता है? स्रोत कहा जाता है। और इतिहास में स्रोत क्या है भाई? एक तो है आपका साहित्य और दूसरा है आपका क्या भाई? पूरा तत्व। ये दो ही प्रमाण है, और इन्हीं प्रमाण के आधार पर सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इस प्राग ऐतिहासिक काल को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग कहते हैं प्रो हिस्टोरिक एज, और ऐतिहासिक काल को हम लोग कहते हैं आपका क्या? आपका प्री हिस्टोरिक एज, प्रो हिस्टोरिक एज, और आपका होता है ये हिस्टोरिक एज, ठीक। ये तीन एज होते हैं, हर एज की अपनी विशेषता है। तो पहले एक एक फैक्ट बताते हैं आपको, एक सिंपल वे में आप समझ जाइए कि ये तीनों एक दूसरे से क्यों अलग हैं। ये तीनों एक दूसरे से क्यों अलग हैं। तो पहले आपको बता दें, द प्री हिस्टोरिक एज की बात करें, अगर हम द प्री हिस्टोरिक एज की बात करें तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट। ये स्टुअर्ट पिगट ने क्या किया था? 1950 में, कब? 1950 में एक बुक लिखा था, क्या? द प्री हिस्टोरिक एज। तो उसमें इन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में क्या है? बहुत बढ़िया से बताने का क्या किया था? प्रयास किया था। अभी हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन एक एक फैक्ट हम आपको बता दें कि ये तीनों एक दूसरे से अलग क्यों है। तो अगर हम प्री हिस्टोरिक एज की बात करें तो इसकी ये विशेषता है कि इस काल की जानकारी, देखिए हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, यहां पे येलो से इंडिकेट कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसकी एक विशेषता है। विशेषता क्या है? कि इस काल का हमको कोई साहित्य नहीं मिलता, यानी साहित्य प्रमाण या
लेखन का साक्ष्य क्या होता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता। ठीक, और मिलता क्या है? तो मिलता है हमें केवल क्या? पूरा तात्विक प्रमाण। यानी यहां से हमें केवल प्रागैतिहासिक काल जो है इसके विषय में जानकारी हमको कहां से मिलता है भाई? तो यहां के पत्थर के उपकरण और गुहा चित्र, यानी गुफाओं में बनाए हुए चित्र, इनके हैं, इसी आधार पर ही हमको प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलता है। अब हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? तो भाई इस काल में तो हमें साहित्यिक प्रमाण अर्थात लेखन का प्रमाण मिलता है, साहित्य प्रमाण अर्थात लेखन का प्रमाण मिलता है, और पुरातात्विक प्रमाण भी मिलता है, पुरातात्विक प्रमाण भी मिलता है। ठीक, तो आप कहेंगे कि सर मिलता है तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत है, इसमें क्या हुआ है कि इसकी जो लिपियां मिली है उसको पढ़ा नहीं जा सकता, यानी जो लिपि मिला है वो पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन जब सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ते हैं तो वहां की लिपियां क्या है? अपठित है। वहां की लिपि के बारे में कहा जाता है कि वो किलाक्षर लिपि है, जो कि मिस्र का जो आपका हब्रू शिलालेख है उससे मिलती जुलती है, और लेखन के आधार पर कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुल हमें 64 अक्षर मिलते हैं, और उन अक्षरों में यू शेप के अक्षर सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो दिक्कत क्या है आद्य ऐतिहासिक काल का? प्रमाण तो हमको दोनों मिलता है, यानी लेखन का भी प्रमाण मिलता है, पुरातत्व का भी प्रमाण मिलता है, पर समस्या यह है कि लिखे गए लेख को हम पढ़ नहीं पाते। तो दो चीजें हुई, ये देखिए एक दूसरे से अलग हो रहा है ना, एक का केवल पुरातात्विक प्रमाण मिल रहा है पहले वाले का, दूसरे का दोनों मिल रहा है लेकिन लिपि अपठनीय है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। तो ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है भाई? यहां साहित्य भी मिलता है, यानी साहित्य का प्रमाण मिलता है, साहित्य के साथ आपका पुरातत्व का भी क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है, प्रमाण मिलता है, यानी दोनों प्रमाण मिलता है। और इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि हम इसकी लिपि को पढ़ भी सकते हैं। तो यहां पे क्या है? यानी इसकी लिपियां जो है बेटा, ये लिपियां क्या की जा सकती हैं? पढ़ी जा सकती हैं। अब देखिए एक एक विशेषता हमने आपको बता दिया। प्रागैतिहासिक काल का केवल पुरातात्विक यानी उसके विषय में जानकारी हमें केवल आर्क्यू मटेरियल से मिलता है। अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आर्क्यू मटेरियल विथ लिटरेचर मटेरियल हमको क्या होता है? मिलता है, बट उसके लैंग्वेज को अभी तक रीड नहीं किया जा सकता, यानी उसका जो भाषा है उसको पढ़ा नहीं जा सकता। अगर हम हिस्टोरिक एज की बात करें तो हमको आर्क्यू मटेरियल विथ लिटरेचर मटेरियल मिल रहा है, और यहाँ का जो आपका राइटिंग है, जो लैंग्वेज है, जो लिपि है, उसको हम पढ़ पा रहे हैं। तो पहले तो जनरली ये जान लीजिए ये एक विशेषता है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो पहले क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस डेटा का। चलिए आगे चलते हैं और आगे आपको चीजों को हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो हमने आपको बताया क्या? प्रमाण के आधार पर। तो प्रमाण के आधार पर हमने सबसे पहले ए पार्ट में किसको लिया था? प्राग ऐतिहासिक काल को। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा क्या? प्री हिस्टोरिक एज। ठीक, तो पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्री हिस्टोरिक एज के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी सबसे पहली जानकारी हमको मिलती है 1842 में। कब मिलता है बेटा? 1842 में।
1842 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था प्राइम रोज। क्या नाम था आपका? प्राइम रोज। प्राइम रोज। प्राइम रोज ने क्या किया कि आपका जो कर्नाटक का रायचूर जिला जो है, रायचूर जिला जो है, ठीक है, वहां से ये क्या करते हैं, कुछ पाषाणिक उपकरण यानी पत्थर के औजार क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। उन औजारों में क्या था, जैसे उन औजारों में छुरा था पत्थर का, इसके बाद छुरा के बाद क्या था आपका, एक तरीके से हस्त कुठार था, ठीक है, जैसे हथौड़ी होता है, और हस्त कुठार के बाद एक क्या था, तीर था। तो ये सारी चीज उनको मिली 1842 में। किसको? प्राइम रोज को। कहां से? कर्नाटक के रायचूर जिला से। यहां से इनको क्या मिला? रायचूर जिला का एक प्लेस है जिसका नाम है, हम लिख देते हैं आपका, लिंगा सुगर, ठीक है। यहां से क्या मिलता है इनको? कुछ ऐसे उपकरण मिलते हैं जो हमें स्टोन एज के बारे में यानी प्री हिस्टोरिक एज के बारे में बताते हैं, ठीक। 1842 के बाद क्या होता है, समय आता है 1853 का, और 1853 में एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम था जॉन इवान। क्या नाम था? जॉन इवान। जॉन इवान की अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश का एरिया है, कहां का? मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है, क्या है? नर्मदा नदी। उस नर्मदा नदी के आसपास से इन्होंने क्या किया था, कुछ पाषाणिक उपकरण यानी पत्थर के उपकरण को प्राप्त किया था। तो यहां पे दो प्रमाण मिल गए। और देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, अभी तक कोई प्राग ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या थी कि केवल हमको क्या मिल रहा है, पुरातात्विक प्रमाण मिल रहा है, हमको साहित्यिक प्रमाण कोई मिल ही नहीं रहा है। और देखिए यहां पे भी क्या हो रहा है, औजार मिले, और 1853 में मध्य प्रदेश में नर्मदा में भी क्या मिले, हमको कुछ औजार मिले पत्थरों के, ठीक है। ये दो चीज हो गया। अब आया समय आपका, चलिए इधर हम बना दे रहे हैं, इधर देखिएगा, एक समय आया आपका क्या, 1868 का। 1868 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था आपका, का नाम था आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट की अगर बात करें तो ये क्या थे, इंडिया के उस समय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे, निदेशक थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि 1868 में कुछ पाषाणिक उपकरण जो है कहां से प्राप्त किया, तो ये जो है आपका इन्होंने प्राप्त किया था आपका तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र से इन्होंने क्या किया था, इसको प्राप्त किया था। कब? 1968 में। 1968 के बाद एक समय आता है, और वो समय है आपका क्या, 1968 के बाद आता है समय आपका, अरे 1868 के बाद समय आता है आपका 1884 का। और 1884 की अगर बात करें, ठीक है, देखिए एकदम सीक्वेंस में चल रहे हैं हम। 1884 की अगर बात करें तो 1884 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था विलियम किंग। क्या नाम था? विलियम किंग। विलियम किंग ने क्या किया कि 1884 में विलियम किंग ने भी क्या किया, आपके उत्तर भारत में, कहां से? उत्तर भारत से कुछ पाषाण के यानी पाषाण के उपकरण क्या किए, प्राप्त किए, ठीक है। तो उत्तर भारत से क्या किया इन्होंने, 1884 में कुछ क्या किए, पाषाणिक उपकरण प्राप्त किए। अब देखिए ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, अभी तक जितना भी है सब पत्थरों के औजार से संबंधित चीजें हैं।
अब अंतिम में एक समय आया क्या, एक समय आया 1935 का। कब आया? 1935 का। और 1935 में एक व्यक्ति नाम था जिसका नाम था डी टेरा पीटरसन। क्या नाम था? डी टेरा पीटरसन। क्या नाम था? डी टेरा पीटरसन। डी टेरा पीटरसन ने क्या किया, आपका जो शिवालिक प्रदेश है उस शिवालिक प्रदेश से कुछ पाषाणिक उपकरण क्या किए, प्राप्त किए। यानी देखिए 1842 से 1935 तक आ गए, खाली पत्थर का ही बात हो रहा है, समझ रहे हो ना, बस पत्थर की बात हो रही है, कहीं किसी लेखन उखन की बात नहीं हो रही है। यही मैं बताने का प्रयास आपको कर रहा था कि जो प्री हिस्टोरिक एज है उसके विषय में जो हमको जानकारी मिलती है बेटा, वो केवल आर्कियो मटेरियल से मिलता है। और ये जितने भी औजार उपकरण हैं सब क्या है, एक आर्कियो मटेरियल है। वही मैं आपको बताने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो उसमें आपको पूरा स्टोन एज अच्छे से पढ़ना पड़ता है। साथ ही अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको क्या है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है। अब आते हैं, देखिए असली चीज यहां से शुरू होगा। कहां से? 1935 तक तो हम आ गए यहां पे, ठीक। अब 1935 के बाद देखिए ये डेटा है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। अब थोड़ा सा ये पूरा भर गया, मैं इसे मिटाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। समय आया 1950 का और 1950 में एक व्यक्ति आया स्टुअर्ट पिगट। कौन आया भाई? पिगट। और पिगट ने एक किताब लिखा, क्या? द प्री हिस्टोरिक एज। और द प्री हिस्टोरिक एज में ही उन्होंने क्या किया, पूरे इतिहास को वहीं से इन्होंने क्या किया, विभाजित किया। अभी हमने आपको प्राग ऐतिहासिक काल का पूरा विभाजन बताया, ठीक है। अब चलते हैं हम यहां पे प्राग इतिहास काल की बात करें, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चीजों को बताते हैं, ठीक। या जो लोग नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम और आगे पुनः आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। अब जैसा कि यहां तक तो डेटा हमारा क्लियर हो गया बेटा, अब आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा और डीपली जानते हैं। एक बार केवल प्री हिस्टोरिक एज ऐसे आप पढ़ लिए या पूरा का पूरा स्टोन एज अगर आप पढ़ लिए तो आपको स्टोन एज पढ़ने में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी बेटा, ठीक। अब हमने आपको बताया कि ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल पे ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल है, ठीक है। इसी प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तक तो हम लोग प्रमाण के आधार पर इसको हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको विकास के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक। अब हम इसको विकास के आधार पर पढ़ते हैं। विकास के आधार पर अगर हम बात करें, बस आपका 10 मिनट और रुकिए, 10 मिनट में आपका ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। विकास के आधार पर आपको यहां तक बता देंगे तो आपका पूरा प्री हिस्टोरिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विकास के आधार पर करें तो भाई इसको हम लोग पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और इसे हम लोग नव पाषाण काल, यानी हम लोग विकास के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसी पाषाण काल को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरा, सॉरी, इसी को कहा जाता है आपका क्या, पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसे हम या तो पाषाण काल कहें, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पियोलिथिक एज। क्या कहा जाता है, पियोलिथिक एज। ये क्या होता है, देखिए पियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक। अब हम पियोलिथिक एज की बात करें तो ये जो पूरा पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसे हम कहते हैं क्या भाई,
निम्न पूरा पाषाण काल। क्या कहते हैं? निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल होता है। इसके बाद क्या होता है आपका? मध्य पूरा पाषाण काल। और अंतिम में आता है आपका क्या? उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर समय देखा जाए बेटा, तो इसके समय के बारे में कहा जाता है कि ये इसका पूरा जो समय था ये 5 लाख से लगभग 50,000 आपका ईसा पूर्व का जो समय है वो आपका क्या माना जाता है? पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है। यही अगर हम इसकी बात करें, किसका? मध्य पाषाण काल की बात करें, तो मध्य पाषाण काल के बारे में कहा जाता है, पहले ये वाला आपका डिवाइजेशन कर दे। निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो था आपका, ये था आपका 5 लाख से, ठीक है, ये आपका था कितना? 50,000 तक। ठीक, इसके बाद ये जो है मध्य पूरा पाषाण काल, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 50,000 से लेके आपका कहां तक था? 40,000 तक था। अब उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये 40,000 से लेके आपका, ठीक है, ये 40,000 से लेके आपका 10,000 तक इसको क्या किया जाता है? माना जाता है। ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। हालांकि टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में, स्टोन एज में टाइम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। टाइम एग्जैक्ट हमको मिलता है कहां से? जब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे इसको विकास के आधार पर डिवाइड किया गया। हम लोग जब क्या करते हैं, यहां पे आते हैं अध्ययन के आधार पर, तो यहां से हमको टाइम पढ़ना पड़ता है। यहीं से आपका शुरू होता है क्या? अध्ययन के आधार पर इतिहास को बांटा जाता है प्राचीन इतिहास। ठीक, प्राचीन इतिहास आपका बांटा जाता है। फिर यहां से शुरू होता है आपका मध्य कालीन इतिहास। ठीक, और मध्यकालीन इतिहास के बाद आपका आता है क्या? आधुनिक इतिहास। ठीक, ये आपका क्या है? अध्ययन के आधार पर बांटा जाता है। और इस काल की विशेषता यह है कि इस काल का हमको आपका साहित्य प्रमाण मिलता है, और इसके साथ साथ हमको पुरातत्व प्रमाण भी क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। और एक खासियत इसकी और है, इसकी लिपि को पढ़ा जा सकता है। लिपि क्या हो सकता है? पढ़ा जा सकता है। ठीक, यानी इसके लिपि को भी हम पढ़ सकते हैं। अब इसके टाइम की अगर बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये 3500 ईसा पूर्व से क्या होता है? ईसा पूर्व से शुरू होता है और लगभग आपका आता है कहां तक? ये आपका आता है 750 ईस्वी तक। ठीक, अगर हम मध्यकाल की बात करें तो यह शुरू होता है आपका 750 ईस्वी से शुरू होता है और आता है 1750 ईस्वी तक। ठीक, अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो बेटा ये 1750 से लेके आपका 1947 ईस्वी तक आता है। आजकल परीक्षा में तो आपका 1991 तक की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब आप कहेंगे कि सर 712 में तो अरबी आक्रमण हो गया, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। आप कह रहे हैं कि 750 से मध्यकालीन भारत शुरू होता है। तो ये एनसीईआरटी का डिवाइजेशन है। एनसीईआरटी ये कहता है कि जब तक कोई बाहरी आक्रमणकारी या बाहरी सत्ता आपके राष्ट्र को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से प्रभावित ना करे, तब तक हम उसको समय में यानी युग चेंज वाले पार्ट में हम लोग नहीं रखते। ठीक, इसीलिए हम लोग 750 से चीज को लेते हैं। तो आज हम लोग क्या किए, पूरा का पूरा स्टोन एज भी हमने आपको बताया। कल वाले वीडियो में हम आपको पूरा पाषाण काल बताएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल, आपका मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, ये हम आपको बताएंगे। और उसी में हम आपको क्या करेंगे, बेलन घाटी, सोहन घाटी और चॉपर चॉपिंग,
और इसके बाद क्लीवर, हैंडेक्स, ये किस प्रकार के उपकरण थे, कहां से कैसे कैसे मिले, इसके बारे में हम लोग कल क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो बेटा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में इसको शेयर करो। खास तौर से जो बच्चे हिस्ट्री से नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सब चीजों के लिए ये आपके लिए क्या है, अच्छा है। इसी के साथ आपको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।